Okay, so today we will go for the topic fullerenes. Now, fullerenes basically जो है, it was uh, discovered by three people: Sir Harold Kroto, Richard E. Smalley, and Robert Curl in 1985. Basically, the fullerene name was given uh, by the name of an architect whose name was Buckminster Fuller, right? तो क्योंकि उसने एक ऐसा डोम स्ट्रक्चर बनाया हुआ था बिफोर दे डिस्कवर्ड दिस मॉलिक्यूल। उस बंदे ने तो ऑलरेडी काफी टाइम पहले उसने ये स्ट्रक्चर बनाया था। और दे थ्री पीपल वर सरप्राइज्ड कि हम मॉलिक्यूल आज ढूंढ रहे हैं लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आर्किटेक्ट ने, उसको तो ऐसा कोई नॉलेज भी नहीं था केमिस्ट्री का। ठीक है, इतना नॉलेज भी नहीं था केमिस्ट्री का, फिर भी उसने वो ऐसा डोम स्ट्रक्चर पूरा बनाया था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस नेम, द कंपाउंड नेम वाज गिवन फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। छोटा अगर लिखना है तो फुलरीन लिखते हैं, उसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन बताया गया। उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया गया, इसलिए उसके पीछे फुलर के पीछे इन लगा दिया। सो फुलरीन बन गया आपका, राइट? मतलब अल्कीन की प्रॉपर्टी। Basically, it is a spherical cage type of structure. It is called a buckyball structure, or we can call it as a football structure. Cylindrical nanotubes जो होती है पूरी, right? उसमें इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। In general, it is a cage-like molecule where 60 carbon atoms are joined together either in a hexagon or pentagon shape, right? There are 12 pentagons and 20 hexagons on the surface or faces are there. Hexagonal and pentagonal faces are there. ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई C60 में कितने पेंटागन और कितने हेक्सागॉन्स होते हैं, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड ईच एटम इज connected. It is a, again it is a network structure, one type of, and each carbon is sp2 hybridized, right? ओके, ये उसकी कुछ मेथड्स हैं, प्रिपरेशन की मेथड्स हैं, जो आपको डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़नी है, सिर्फ नाम आपको आते हैं तो बहुत है। आर्क वेपराइजेशन ऑफ ग्रेफाइट, राइट? लेसर एब्लेशन मेथड एंड अदर मेथड्स में हाइड्रोकार्बन कंबशन आता है, लो प्रेशर हीलियम स्पटरिंग आता है, इलेक्ट्रॉन बीम इवापोरेशन आता है, इंडक्टिव कपल्ड आरएफ इवापोरेशन ऑफ ग्रेफाइट, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो ये मेथड्स खाली आपको जस्ट नाम थोड़े पता होने चाहिए। जैसे आपको एमसीक्यू में कुछ पूछ लिया कि चार में से कौन सी मेथड ग्रेफाइट सॉरी फुलरीन बनाने की है या तो नहीं है, तो ये थोड़ी मेथड्स आपको पता होगी तो यू कैन बी यू यू कैन फील कंफर्टेबल, राइट? ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इट इज ट्रंकेटेड इकोजा हेड्रॉन स्ट्रक्चर, एक फुटबॉल टाइप, सॉकर बॉल टाइप आपका स्ट्रक्चर होता है, राइट? उसमें 60 वर्टाइसेस होते हैं, राइट? और 32 फेजेस होते हैं, आउट ऑफ दैट 20 हेक्सागॉन एंड 12 पेंटागॉन्स। 90 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आउट ऑफ दिस 30 डबल बॉन्ड्स एंड 60 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप ये फिगर को देखोगे तो मजा आएगा आपको। एक जनरल केमिस्ट या केमिस्ट्री स्टूडेंट इसको हमेशा बकी बॉल की नजर से देखेगा, लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट, कॉमर्स या आर्ट्स का स्टूडेंट, ही विल सी इट लाइक अ बकी फुटबॉल, क्या उसको ये नजर आएगा, लेकिन केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हमेशा ये नजर आएगा, ऑब्वियसली, राइट? जहां अपने को हेक्सागोन दिखता है, मुझे तो बेंजीन दिखता है हमेशा, हेक्सागोन जहां दिखता है, तो पेंटागन दिखता है तो अपने को पेंटागन साइक्लोपेंटा पेंटेन दिखता है, राइट? सो इट इज द यू नो बेसिकली परसेप्शन या द कंसेप्ट, या तो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है आपका देखने का। अगेन ईच एंड एवरी
vertex is your structure. Carbon atom of your structure is a carbon atom. Obviously, aromatic and it is resonating structures are there, but there is a matlab, there are number of compounds. There are number of hexagons and pentagons. There are number of double bonds and single bonds. So we know that number of double bonds बढ़ेंगे, डबल बॉन्ड खास करके बढ़ेंगे, तो क्या होगा आपका रेजोनेंस बढ़ेगा. सो रेजोनेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी. ऑब्वियस बात है. ये स्टेबिलिटी आपकी जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है. ऑल्सो इट इज नोन एज अ बकीबॉल बिकॉज इट हैज स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ p atoms arranged in 5 and 6 membered rings, that is a pentagon and hexagon, right? ओके. फुलरीन की प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं तो इंटरेस्टिंग है. इट हैज पाई बॉन्डिंग होगा तो डेफिनेटली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे. सो इट विल हैव वेरी हाई स्टेबिलिटी, राइट? C60 in water, it trends to pick up 2 more electrons and become anion. ये एक आपकी बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक है. वो ग्रेफाइट का एनायन बना देता है पानी में से इलेक्ट्रॉन लेके, बिकॉज देर आर 2 हाइड्रोजन, राइट? Reactive characteristics of fullerene is electrophilic at double bonding, which reduces the angle stress by changing hybridization from sp2 to sp3. एंड डेफिनेटली जैसे आपका अल्कीन से ज्यादा स्टेबिलिटी अल्केन में होती है, तो इस वजह से, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक दिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. नाउ प्रॉपर्टीज में और देखते तो सॉल्युबिलिटी किस में होती है. फुलरीन जो है, it is soluble in almost organic solvents. Definitely it is not soluble in water much more. It is soluble in common solvents, that is carbon disulfide. और कार्बन डाइसल्फाइड सबसे कॉमन सॉल्वेंट है फुलरीन के लिए काम करने के लिए. वैसे दूसरे भी हैं, लेकिन दिस इज गिविंग द बेस्ट रिजल्ट, right? You can see it, the pure fullerene, it will have deep purple or violet color and violet color. You can see the figures, पर्पल या तो वायोलेट कलर होगा उसका, जो प्योर फुलरीन होगा. अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज या कुछ होगा तो उसके कलर थोड़े से डिफरेंट आएंगे, बिकॉज वी नो दैट दिस part actually fullerene or nanotube and all this part basically we are learning from the nanotechnology part. ये जब आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स में भी इसका थोड़ा बहुत पढ़ने को आएगा, बट दैट विल बी फ्रॉम द फिजिक्स एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट्स, राइट? ओके. इसकी एप्लीकेशंस क्या है? तो इट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट, superconductors, as a ferromagnet. It is used in electronics and microelectronic devices. It is used in composites, drug delivery systems, some non-linear optical devices. ये कुछ इसके एप्लीकेशंस है. जो अगर आपको फुलरीन के बारे में कुछ पूछा जाता है, फुलरीन की एप्लीकेशन लिखिए 2 या 3 मार्क में, तो आपको इसमें से 3-4 एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए, right? We know that graphite is a very good lubricant. Graphite हमने lubricant में पढ़ा, it is a very good solid lubricant, right? So वो जो है आपका वैसा ही ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट का तो नैनो साइज नहीं होता है, राइट? फुलरीन का तो नैनो साइज होता है, तो इट विल एक्ट बेटर lubricant than the graphite again, but definitely it is very costly. सो जनरली इतना यूज नहीं कर सकते हम लोग. रूटीन यूज में फुलरीन वी कैन नॉट यूज एज सॉल्व lubricant. That is literally little difficult, right? Okay. Next part is your explosives. आई होप के फुलरीन में समझ में आ गया, सब लोगों को एकदम क्लियर हो गया. फुलरीन इतना डिफिकल्ट पार्ट है ही नहीं, बहुत सिंपल सा पार्ट है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसको 11th में या तो 12th में कहीं पर करके आए हो थोड़ा बहुत. यहाँ पर हमने थोड़ा सा
ऐड किया है बस। प्रोबेबली नॉन दो लीनियर ऑप्टिकल डिवाइस क्या है बेसिकली नॉन ये कुछ लीनियर ऑप्टिकल। बेसिकली इसका आइडिया इतना मुझे भी नहीं है, बट इफ यू विल आस्क दिस नॉन लीनियर ऑप्टिकल डिवाइसेस, बेसिकली ये ऑप्टिक्स में कुछ यूज करते हैं। अगर ये आप फिजिक्स के कोई टीचर को पूछोगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि मेरे पास जितना भी नॉन मतलब थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा ना, वो आधा अधूरा होगा। सो इट इज नॉट गुड टू शेयर दैट हाफ नॉलेज। मुझे भी इतना बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इसका कि ये नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या होते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस वी नो दैट नॉन लीनियर ऑप्टिकल डिवाइसेस, राइट? Maybe some devices where the optical path is not a linear path. It is having, uh, some angular path or something like that. I don't know exactly. So if you will ask this to the physics faculty, I think he will be the best person to explain this, right? ओके, सो क्लियर हो गया ये आपको। बहुत सिंपल सा है, इसमें से आपको छोटे छोटे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। जैसे आपको 3 मार्क की प्रॉपर्टीज पूछ ली, 2-3 मार्क की, तो ये एरोमेटिसिटी बता सकते हो, केमिस्ट्री बता सकते हो, उसकी सोल्युबिलिटी बता सकते हो, ये सारी चीजें बता सकते हो। एप्लीकेशंस अगर पूछ लिया तो ये 5-7 एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पर है होंगी डेफिनेटली, बट जस्ट आपके बुक्स में इतनी लिस्टेड है तो हमने यहाँ पर कोट की है, राइट? सो आई होप के फुलरिन इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। नाउ लेट्स गो फॉर मूव टू द एक्सप्लोजिव्स। अब एक्सप्लोजिव ऐसा टॉपिक है, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो सबसे पहले एक्सप्लोजिव जो है, इट इज यूज फॉर अ गुड पर्पस और बैड पर्पस, राइट? इट इज यूज फॉर अ कंस्ट्रक्टिव पर्पस एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव पर्पस, दोनों के लिए यूज होता है ये। माइनिंग। हाँ, वो हम लोग जाएंगे, बहुत सारा है इसमें, काफी सारे पॉइंट्स हैं और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और मजेदार भी है थोड़ा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि जो आपका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें जितने पॉइंट है उतना ही लिखो, आप उसमें ज्यादा भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है? तो डोंट मिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? ओके, एक्सप्लोसिव्स में substances that undergo decomposition or combustion with a great rapidity, evolving much heat and large amount of or volume of gases, राइट? एक्सप्लोसिव जो है उसका मीनिंग जो होता है वो है रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस या तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, राइट? व्हेन इट विल बी सब्जेक्टेड टू थर्मल और मैकेनिकल शॉक, राइट? उसके ऊपर या तो आप उसको थर्मल या मैकेनिकल शॉक दे दो, या तो जलाओ या तो उसको पटको, राइट? इट विल रैपिडली ऑक्सीडाइज exothermically into products of greatly increased volume with a sudden release of potential energy in the form of heat, light, sound and pressure. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं दिवाली में हम क्रैकर्स फोड़ते हैं, तो उसमें भी वही होता है। देखो ये जितना लिखा है, हम उसको एक छोटा सा उसका क्या बोलते हैं, टर्मिनल होता है जिसको हम जलाते हैं, फिर धीरे से उसमें लाइट होती है, लाइट होने के बाद हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड आता है और प्रेशर से ब्लास्ट हो जाता है। दिस इज बेसिक योर एक्सप्लोजिव। नाउ it can be a Diwali cracker or it can be a time bomb or the bombs which are being used by the terrorist, or it may be uh, tank mines they are using in your warfare, right? तो ये चीजों के लिए जो आपका यूज हो रहा है, राइट? तो सब में चीजें तो वही होती है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है डिसआर्मामेंट। डिस मतलब हटाना, आर्मामेंट मतलब ये हथियार सारे हटाना है, एक एक्ट बना। डिसआर्मामेंट इज एन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, लिमिटिंग और एबॉलिशिंग वेपन्स। आप देख सकते हो एक पिक्चर दिखाया हुआ है जिसमें 2 गन्स हैं, उसके ऊपर क्रॉस किया है, मतलब मत यूज करो, ये चीजें मत यूज करो। पीस, पीस का सिंबल क्या है? कबूतर, पिजन, वो बताया। सी, सो डिसआर्मामेंट एक्ट क्या है? वर्ल्ड वाइड ये लोग फॉलो, मतलब हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए, करते हैं। रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ मिलिट्री आइटम्स, मतलब हम
युद्ध नहीं करेंगे तभी तो ये हो सकता है, वॉर नहीं छेड़ेंगे। तो ये चीजें देखो, जब युद्ध का डंका बजता है तो बहुत सारे देश खड़े हो जाते हैं, भाई बंद करो इसको, नहीं करना है ये वो, राइट। पीस कराने के लिए ट्राई करते हैं। इट इज अल्टीमेटली डिसआर्मामेंट एक्ट। एम्फेसिस ऑन वेपन्स एंड टूल्स, कि उसको बंद करो, वेपन्स और टूल्स को बंद करो, एम्फेसिस करते हैं उसको। रिड्यूस द यूज ऑफ वेपन्स एंड टूल्स। बॉडी और ग्रुप ओवरसीइंग द प्रोसेस, मतलब कि ये पूरी प्रोसेस को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो हर कंट्री में से कुछ कुछ एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोग इस सब चीजों का ध्यान रखते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट रिफर्स टू बोथ एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द एलिमिनेटिंग द न्यूक्लियर वेपन्स और एंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। Basically, nuclear weapons should be completely eliminated. इसको बंद कर देना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली ये सब क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात है, इट इज फॉर द पीस इन वर्ल्ड एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। मतलब ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर पाए और पूरी पृथ्वी पे शांति बनी रहे, इसकी वजह से ये चीजें की जाती है, राइट। इट इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको शॉर्ट नोट भी कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसा वेपन जिससे हजारों लाखों लोगों की जान चली जाए, राइट। दैट मीन्स इट इज either nuclear, radiological, biochemical weapon that kill and bring significant harm to a large number of human beings, and that can cause even damage to the human-made structure, or we can say natural structures also, और द बायोस्फीयर जिसमें हम जी रहे हैं, ठीक है, पूरा उसको हार्म करता है ये सारा, राइट। एनी डिस्ट्रक्टिव डिवाइस वो आ सकता है, as any weapon that is designed to intend cause death or serious bodily injury through the release of this type of weapons. Any weapon involving biological agent, bio weapon जिसको हम बोलते हैं, toxins, right, and vectors. Any weapon that is designed to release radiation, radioactivity at dangerous level to the human life. इसका एक बेस्ट एग्जांपल कौन सा है बताओ चलो। वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन का बेस्ट एग्जांपल इतिहास में कौन सा है? कोविड, कोविड या हिरोशिमा नागासाकी, करेक्ट। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था उन लोगों ने पूरा, राइट। तो उसमें इतने लोग मरे थे, एंड दैट वाज नॉट इन पर्टिकुलर मीटर्स, यू कैन सी दिस इज द फोटोग्राफ। क्योंकि जब एटम बॉम्ब फटता है तो वो अनकंट्रोल्ड और अनकंट्रोलेबल एक्सप्लोजन हो जाता है। और आज भी हिरोशिमा नागासाकी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हेरिडिटी में अब नॉर्मालिटीज आई है, हेरिडिटी में अब नॉर्मालिटीज आई है। और बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशंस, जब ये बम फटा था तब की बात। एक होता है कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, जो हम रॉकेट्स में, मिसाइल्स में, सैटेलाइट्स के लिए यूज करते हैं, इसरो सैटेलाइट्स के लिए यूज करते हैं। ये भी आपका एक एक्सप्लोजन ही है, एक्सप्लोजन होगा तभी तो उसको प्रेशर मिलेगा ना ऊपर जाने का, राइट। तो इसको भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। एक्सप्लोसिव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सिंपली इट इज अ केमिकल मिक्सचर और कंपाउंड इग्नाइटेड बाय हीट, शॉक, इफेक्ट, फ्रिक्शन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कंडीशन, राइट। इट विल रैपिडली डिटोनेट मतलब फटना, उड़ाना। There is a rapid release of heat and large quantity of gases, obviously, with a very high force and pressure. इससे होता क्या है? बेसिकली बम फटने से चार चीजें होती है। देखो, कभी आपने देखा होगा लेकिन ये सोचा नहीं होगा। दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड लर्न दिस। तो एक होता है रॉक फ्रेगमेंटेशन, मतलब जो, अगर आप जैसे आप रोड बना रहे हो तो आप
रॉक्स तोड़ते हो, राइट, माइनिंग करते हैं तो रॉक्स तोड़ते हैं, तो रॉक के फ्रेगमेंटेशन होते हैं, टूटता है, टुकड़े होते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब रॉक यहां वहां पूरा टूट के ब्लास्ट होके गिरेगा, उसकी वजह से आपका जमीन में वाइब्रेशन आता है, ग्राउंड वाइब्रेशन विल बी देयर, एंड ऑब्वियसली ब्लास्ट तो होता ही है, एयर का, एयर में ब्लास्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब देखने को मिलेगी उसमें। एक्सप्लोजिव शुड बी चीप एंड स्टेबल अंडर द नॉर्मल कंडीशन, इट शुड नॉट बी वॉलेटाइल एंड हाइग्रोस्कोपिक, राइट। जैसे एक सोडियम मेटल है, आपको पता है, तो सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे जो मेटल्स हैं, राइट, ये सारे ही एक्सप्लोजिव ही है एक टाइप से। अगर उसको पानी में मिला दो तो, पानी में उसको मिला दो तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस करता है, अल्टीमेटली वो ब्लास्ट कर जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि अल्कली मेटल रिएक्शन विथ वाटर, अगर आपने किसी ने देखा होगा तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो देखना कभी, पता चलेगा कि कैसा ब्लास्ट हो सकता है इससे भी, राइट। जनरली उसमें बॉन्ड टूटते हैं, राइट, एटलीस्ट एक केमिकल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली, राइट, इजीली आपका जो टूटे और बाकी के बॉन्ड को तोड़े, राइट। नाउ इसमें जनरली एन एन बॉन्ड, एन ओ बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड्स काफी सारे यूज होते हैं। अभी हम और आगे जाएंगे तो पता चलेगा। ओके, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बाय सेंसिटिविटी, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्सप्लोजिव्स आते हैं। वेलोसिटी से लो एक्सप्लोजिव एंड हाई एक्सप्लोजिव्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्लासिफिकेशन का क्या आता है, तो जनरली एक आप पता है कि मैच स्टिक का जो ऊपर बारूद होता है, मैच स्टिक के ऊपर, वो भी अगर थोड़ा बहुत मैच स्टिक निकाल निकाल के निकालो ना, और उसको पैकेट में पैक करो और उसको जला के जोर से पटकोगे ना, तो वो भी ब्लास्ट करेगा। अपने को लगता है सर मैच स्टिक ब्लास्ट कर सकता है, यस, इसके भी कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे गूगल, यूट्यूब पे, राइट। लो डेंसिटी, लो सेंसिटिविटी, मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, हाई सेंसिटिविटी, लो सेंसिटिविटी एंड वेरी लो सेंसिटिविटी, राइट। तो ऐसे चीजें जिसमें कुछ थोड़ा सा पटक के को देना पड़ेगा, राइट। मतलब जो हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, जो ऐसे ऐसे नीचे छोड़ दो तो नहीं फटते हैं, लेकिन उसको देखा है ना, पिन खींच के फिर उसको जोर से मारा, फेंका जाता है और वो ब्लास्ट होता है। और वेरी वेरी लो सेंसिटिविटी, मतलब उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, या तो हाई प्रेशर चाहिए, जैसे कि वॉर में होता है। वॉर में वो जमीन में माइंस बिछा देते हैं, ठीक है। हम अगर चलते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर, लेकिन आपको पता है कि एक टैंक जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, इट इज इन टर्न्स, राइट। अगर टैंक, इफ इट विल गो फ्रॉम दैट, यू नो, दैट टैंक माइंस, राइट, तो वो बहुत ही इजीली फट जाएगा, and that is why it is called anti-tank mines, right? So that is really really important to know that, it's very important कि ये चीज आपको पता हो। Now let's go for the first category, that is a by sensitivity. Sensitivity, एक मिनट, या एक है वेलोसिटी, एक है सेंसिटिविटी। प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स, प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स किसको बोलते हैं? प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स आर द एक्सप्लोजिव्स, दे आर हाईली सेंसिटिव, that it can receive a slight, slight impact, friction, heat, or electricity, right, or any radiation, it can blast. Relatively very very small energy, amount of energy is required to initiate the reaction. Practical measure, primary explosives are sufficiently sensitive that they can be reliably initiated with a blow from hammer even. एक छोटा सा हथौड़ा लिया, उसको जस्ट टिच किया, खत्म, वो फट जाएगा, राइट। Primary explosives, they are often
used in detonators, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे आपका हैंड ग्रेनेड है, राइट? तो हैंड ग्रेनेड्स को आपको थोड़ा सा डाल दो तो वो थोड़ा सा ही ऐसे जमीन पे पटकेगा और इमीडिएटली ब्लास्ट कर देगा, राइट? दे आर कॉमनली यूज इन ब्लास्टिंग कैप्स, यू नो, फिजिकल शॉक सिग्नल्स से वो जल जाते हैं. In other situations, some different conditions or different signals like physical or electrical shock is there, which can be also used for exploding that material. Small quantity in a milligram even it is sufficient to explode. So basically nitrogen triiodide is a primary explosive that cannot be handled without detonation. आप ऐसा नहीं कि जला के वापस आ जाओगे वहीं पर फूट जाएगा, बहुत ही तो, मतलब ये करना पड़ेगा आपको, उसको एनर्जी थोड़ी भी और वो फटेगा, राइट? सो these are the primary explosives examples. यहाँ पर आपको देखो दिया हुआ है. अच्छा, इसके यूज कहाँ होते हैं? यस, so detonators or to trigger large chain charges of less sensitive secondary explosives. secondary explosives को जलाने के लिए भी इसका यूज मतलब फोड़ने के लिए भी इसका यूज करते हैं. ब्लास्टिंग कैप्स, percussion caps and you know इसके जो मतलब जिसमें कैपिंग निकाल के इसका फोड़ा जाता है, इसको जिसको हम बोलते हैं, जिसको एक्सप्लोड किया जाता है, राइट? लेजर डिटोनेशन सिस्टम्स, इट इज टू इनिशिएट एन एक्शन, इट मींस एक्सप्लोजन इनिशिएट करने के लिए. These are some of the examples of primary detonators: ammonium permanganate, acetone peroxide, azoclathrates, nitroglycerine, silver azide, silver acetyl, sodium azide, tetrazine, nitrogen triiodide, and so on. These are the compounds. ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए फॉर योर इंफॉर्मेशन. नो नीड टू मग अप दी स्ट्रक्चर्स, बट आपको जस्ट समझने के लिए स्ट्रक्चर्स दिए कि ऐसे दिखते हैं. एसीटोन पेरोक्साइड इज अ प्राइमरी एक्सप्लोजिव विच इज अ पाउडर. ओके, नाउ सेकेंडरी एक्सप्लोजिव क्या है? सेकेंडरी एक्सप्लोजिव लेस सेंसिटिव होते हैं and it will require some more energy to initiate. Because they are less sensitive, they are widely used in wide varieties of applications and they are safer to handle and store. Secondary explosives are used in large quantity in explosive trains. एक्सप्लोसिव ट्रेन का मतलब ये नहीं कि ट्रेन जो है वो उसको एक्सप्लोड करते हैं. इट इज कॉल्ड एक लॉन्ग चेन बनाते हैं एक्सप्लोजन का, उसमें उसको पूरा वन बाय वन एक्सप्लोड किया जाता है, ठीक है? सो इट इज एक्सप्लोडेड बाय और इनिशिएटेड बाय स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी एक्सप्लोसिव. थोड़ा सा प्राइमरी एक्सप्लोसिव डाला जाता है, जैसे कि आरडीएक्स. आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? किसी को आइडिया है आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएक्स? कैन एनीवन टेल? किसी को भी आइडिया है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, करेक्ट, एग्जैक्टली. ऐसा ही एक है टीएनटी, दैट इज योर ट्राई नाइट्रोटोलवीन. और ये सारे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं. सो इट्स वेरी interesting. Tertiary explosives, they are called blasting agents. They are very very insensitive to shock that they cannot be reliably detonated by practical quantity of primary explosive and instead of requirement of intermediate explosive booster. एक छोटा सा बीच में बूस्ट करने के लिए डिवाइस चाहिए, राइट? और तब जाके वो फटते हैं. There are primarily used in large scale mining, constructions, operations and in terrorism. जैसे कि AMNFO, इसको बोलते हैं एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, राइट? एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होता है और इसका यूज किया जाता है. जस्ट टू रिमेंबर द एग्जाम्पल, दैट्स ऑल. ये देखो AMN, एमोनियम नाइट्रेट के ये कुछ दाने हैं, उसके फ्यूल ऑयल को मिलाया जाता है और उसको फिर ब्लास्ट किया जाता है. बहुत ही टाइम लेता है.
अच्छा, वेलोसिटी की बात करते हैं। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि लो एक्सप्लोजिव एंड हाई एक्सप्लोजिव किसको बोलते हैं। जनरली दे आर कंपाउंड्स वेयर द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसीड थ्रू द मटेरियल एट स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। इसके साउंड की स्पीड से कम स्पीड पे जल करते हैं। दे सिंपली बर्न एंड डू नॉट एक्सप्लोड वेरी वेरी सडनली। Decomposition is propagated by flame front, which travels much more slowly through the explosive material than shock. देखो मैं उसमें धीरे धीरे फ्लेम फ्रंट जलता जाता है, फिर अंदर जाता है। आप जला के आराम से वापस आ सकते हो, तब जाके वो एक्सप्लोड होगा। Under the normal condition, these low explosive undergo deflagration at rate of, around 400 meter per second. That centimeters to few centimeters to 400 meters per second. ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। It is possible for them to deflagrate very quickly, producing an effect similar to detonation. कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल्दी से भी कर सकते हैं। दिस कैन हैपन अंडर हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर दिया। सबसे पहले डिफ्लेग्रेशन का मतलब होता है टू बर्न और कॉज टू बर्न विद अ ग्रेट हीट एंड इंटेंस लाइट। अल्टीमेटली ये ब्लास्ट या तो एक्सप्लोर करना ही है, राइट। And a low explosive is usually a mixture of combustible substance and an oxidant that decomposes rapidly. However, they burn more slowly than a high explosive, which has extremely fast burning rate. जैसे मैंने बताया फायर क्रैकर, हम फायर क्रैकर को जलाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, उसके बाद वो ऊपर जाके आराम से फूकते हैं, राइट। जैसे रॉकेट्स हैं, तो उसको भी एकदम से नहीं हो जाता है, उसको जलाते हैं, एक टाइम लेता है, वो फिर उसके नीचे से गैसेस बर्न होना शुरू होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, एंड देन इट गोस into the sky. What about the high explosives? Generally, primary and secondary explosives are considered under the high explosives because they will explode, detonate with explosive velocity of around 300,000 to 9,000 मीटर पर सेकेंड। उसमें क्या था, फ्यू सेंटीमीटर टू ओनली 400 मीटर। इसमें 3,000 से 9,000 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी एक्सप्लोसिव का होगा, मतलब इतना स्पीड, राइट। दे आर नॉर्मली एम्प्लॉयड इन माइनिंग, डिमोलिशन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। मतलब कि कोई बिल्डिंग गिराना है तो वो तोड़ने में तो बहुत टाइम जाएगा। आजकल तो देखा होगा आपने कि बिल्डिंग्स जो होते हैं पुराने, नया बनाना है तो वो बिल्डिंग को पूरा ब्लास्ट करके नीचे बिठा देते हैं, गिरा देते हैं, एंड देन उसको खाली करके फिर नया बिल्डिंग बनाते हैं। It can be divided into two parts, that is a primary and secondary. So basically हाई एक्सप्लोजिव में प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाता है, टर्शियरी जो आता है वो लो में चला जाता है, या तो धीरे धीरे ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके यूज क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस एक्सप्लोजिव। सीधी बात है, प्रोपेलेंट में यूज होता है, बर्स्टिंग चार्जेस में यूज होता है, रॉकेट लॉन्चर्स में यूज होता है, राइट, स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है, सोशल एंड यूजफुल वर्क लाइक डिगिंग अर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स एंड रोड्स, ये सब में यूज होता है, राइट। कमर्शियल डिमोलिशन में यूज होता है, अदर स्ट्रक्चर्स और अदर माइनिंग्स और रॉक रॉक ब्रेकिंग में यूज होता है। Explosives are used under large quantity for the destructive purpose by terrorists also. टेररिस्ट भी यूज करते हैं। सी यूज पूछे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं इसमें। ओके, पीसफुल यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसफुल यूजेस क्या क्या है, सिंपल सी बात है। मेजर यूज तो हमने बता दिए कि ये सारे हैं कि बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव, टॉर्पीडोज, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, राइट, गन पाउडर, और ये सारी चीजें होती हैं। देन स्मोकलेस पाउडर, गन पाउडर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोपेलेंट, बुलेट्स, राइट, ये सारी चीजों में यूज होता है। जनरली डिटोनेटिंग एक्सप्लोजिव
to break rocks in mining. Obviously, ANFO is a mixture of ammonium nitrate and fuel oil. That is very, very important, explosive. In scientific research investigations, they are using, right? Scientific investigation, कुछ भी हो सकता है वो. Maybe related to civil, it may be related to chemical, it may be related to mechanical, anything. Excavation, excavation मतलब कि कोई भी चीज को तोड़ने के लिए for the positive purpose, जैसे रॉक्स तोड़ के रास्ते बनाए जाते हैं, कैनाल्स बनाई जाती है, अर्थ को डिगिंग करके सी लेवल डिग करने के लिए कैनाल बनाए, मतलब अंदर से रास्ता बनाने के लिए, हाईवेज को कट करने करने के लिए, मतलब हाईवेज बना के माउंटेन्स कट करने के लिए यूज होता है, राइट? ये सारी चीजें जो है इसमें यूज हो सकता है. They were fine industrial type diamonds used for the grinding and polishing are produced by the carefully controlled action of explosives on carbon. This is a specific application. I have never seen this application, but maybe अगर ले तो वो लोग कर रहे हैं. Then precautions क्या लेने चाहिए, बहुत ही important है. They should be treated with extreme care. They should be handled only by the experienced and properly instructed purpose. It should be stored under the favorable conditions, positions, sufficiently isolated from any working furnace kilns. मतलब कोई भी भट्ठा है, जैसे ईंटों की भट्टी है या कोई भी अदर इंडस्ट्रीज है जहां पर बहुत सारे चिमनीज हैं, राइट? तो उसके आसपास में इसके स्टोरेज नहीं रखनी चाहिए, अपने वेपन्स के या एक्सप्लोजिव का स्टोरेज नहीं होना चाहिए, करेक्ट? सो द बाउंड्रीज of the explosive store should be protected by fencing and watchmen with a proper caution boards. Smoking and fire should be prohibited within the 50 meters radius of the explosive stores. Jerks and drops of explosive should be prohibited. Jerk नहीं लगना चाहिए, shocks नहीं लगने चाहिए. इलेक्ट्रिकल फिटिंग शुड बी प्रॉपरली, वहां पर स्पार्किंग नहीं होना चाहिए कहीं भी. और अगर लाइट चली जाती है, पावर फेल हो जाता है, तो क्या करते हैं लोग, लाओ मोमबत्ती जलाओ जरा. वो कभी नहीं करना है, टॉर्च लाइट यूज करनी है. मोमबत्ती जलाने जाओगे तो भी आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव शुड बी सेपरेटली स्टोर्ड. अलग अलग हैं तो अलग अलग स्टोर करना है, ऐसा नहीं कि एक में सब डाल दिया. दे शुड नॉट बी हैंडल्ड ड्यूरिंग थंडर्स एंड स्ट्रोम्स. मतलब साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो उसमें इसको यूज नहीं करना चाहिए. एंड दे शुड बी सेफ एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस, रेलवे ट्रैक्स, हाईवे और एनी टाइप ऑफ पब्लिक प्लेस जहां पर लोग मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स आर देयर, राइट? सो एक्सप्लोजिव्स जो है आपका इतना है. सो एक्सप्लोजिव्स एंड फुलरीन्स, ये आपका 6 चैप्टर जो है इंजीनियरिंग मटेरियल. वैसे उसमें एलसीडी भी है, फुलरीन्स भी है, नैनो ट्यूब्स भी है, मतलब एडहेसिव्स भी है. वो अभी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है बिकॉज लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, हमारे डिवीजन में तो काफी कुछ चला दिया है, लेकिन बहुत सारे बाकी सारे डिवीजन में तो अभी बहुत सारे चैप्टर्स अभी हुए नहीं, तो वो लोग एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लेंगे फैकल्टीज. हम लोगों ने पहले एक्स्ट्रा लेक्चर लिए जो आपको अच्छे नहीं लगे, लेकिन इट वॉज फॉर योर बेटरमेंट. अब आप लोग फ्री हो जाओगे थोड़ा सा, बाकी डिविजन्स टेंशन में रहेंगे कि ये नहीं चला, वो नहीं चला, राइट? सो एनीवे, चलिए अब हमारे पास अगर थोड़ा टाइम है, आपके 5-1 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हो आप लोग, तो हम लोग ये भी ले लेते हैं, तो फिर फ्राइडे का झमेला ही चला जाए हमारा. बोलो. और नहीं तो फ्राइडे करना है तो फ्राइडे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम रेडी फॉर एनीथिंग. बताइए ऑल ऑफ यू. आई वांट ऑल ऑफ आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि 10-1 मिनट में हो जाएगा आराम से. ये कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल. आपको फ्राइडे मॉर्निंग करना है तो 9 बजे से 9:30 बजे तक मैं करा दूंगा, या तो फिर अभी कर लेते हैं, चलिए ठीक है. एनीवेज, सो लेट्स गो फॉर द फ्यूल सेल्स. हम लोगों ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़ा है, राइट? जैसे एक सिंपल सा मैं ये बता रहा हूं, ये आपने पढ़ा था, आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऐसा ही कुछ पढ़ा था, राइट? ऐसा ही था. एक तरफ से आपका ऑक्सीजन आता है, एक तरफ से आपका हाइड्रोजन आता है, बीच में NaOH होता है, जहां पर आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं. वो इलेक्ट्रोड आपके जो है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करते हैं
और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आपका काम हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके सबसे बड़े फायदे क्या है? तो सबसे पहला, नो नॉइस, राइट, नो स्मोक, नो एनी अदर बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट इसमें क्या बनती है? पानी। दैट इज ओके, फाइन। अपोलो स्पेसक्राफ्ट में सबसे पहले इसको यूज किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने NaOH का इलेक्ट्रोलाइट लेके इसको यूज किया, फिर लोगों को ऐसे समझ में आया। बेसिकली देयर आर 7 फ्यूल सेल्स। आउट ऑफ 7 फ्यूल सेल्स आप लोगों को 2 करने हैं सिर्फ। आपकी बुक में 7 फ्यूल सेल्स होंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। देखो, कोई भी फ्यूल सेल लो, उसके रिएक्शंस हमेशा सेम रहते हैं। यही रिएक्शन होगा। देखो, H2 जो गैस होगा, हम पास करेंगे H2 गैस यहां से, राइट, उसमें से H प्लस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन पास करेंगे, एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे ऑक्सीजन पास करेंगे। वो H प्लस जो बना उसके साथ रिएक्ट करेगा और H2 बना देगा। बस इतना सिंपल सा रिएक्शन है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। अल्टीमेटली ये दोनों चीजें सामने सामने खत्म करके आपका सेल रिएक्शन बनता है H2 plus half O2, it gives H2O. The same reaction you will find in any of 7 cells. यही रिएक्शन आपने 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, राइट? यही रिएक्शन और यही सेम सेल आपने पढ़ा था। ये इवन द डायग्राम इज सेम, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट? टाइटल डिफरेंस है, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो आप भरोगे वो डिफरेंस भरना है बस। इसमें हम पहला सेल देखेंगे, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, और इसमें हम भरेंगे सॉलिड पॉलीमर्स का फ्यूल सेल बोलते हैं, जिसको इसको हम बोलते हैं PEMFC, दैट इज प्रोटॉन एक्सचेंज और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ठीक है, तो फ्यूल सेल का काम यही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्यूल लेके इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में आपका एनर्जी देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और बाय दिस वे वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज इसमें कोई भी पोल्यूशन होता नहीं है। साइड प्रोडक्ट भी आपकी पानी बनता है। एंड यू नो, इन अपोलो स्पेसक्राफ्ट, राइट, अपोलो स्पेसक्राफ्ट, they had used, water produced from this cell for drinking purpose, because उसमें डिस्टिल वाटर यूज मिलता है। तो उसमें डिस्टिल वाटर जो मिलता था वो लोग कलेक्ट कर लेते थे, तो उनको यहां से वाटर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी स्पेस में, राइट। वो सबसे बेस्ट हो गया। वो डिस्टिल वाटर कलेक्ट कर लेते थे, उसमें जो भी रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं वो डाल देते थे, और वो फिर पानी पीने के लिए मिनरल वाटर यूज करते थे। दैट वाज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस फ्यूल सेल। अच्छा, आपको करना है दो डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट करना पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में 5 मार्क में, राइट। या तो आपको सिर्फ एक ही सेल पूछ सकते हैं कि भाई PAFC सेल बताइए। PAFC इज अ फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, PEMFC इज योर प्रोटॉन एक्सचेंज और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। तो दोनों के नाम आने चाहिए आपको फुल फॉर्म। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही बन जाता है, ये बता दो। अच्छा, बाकी के उसके फीचर्स बताने, और कुछ नहीं करना है, ये चैप्टर में इतना ही है। इसीलिए मैंने बोला कि 10-15 मिनट में हो जाता है आराम से। सो बेसिकली इट वाज फर्स्ट, PAFC was first, discovered by UTC Fuel Cells करके कंपनी थी, उसने बनाया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ फ्यूल सेल, जो NaOH वाला जो फ्यूल सेल था वो, राइट। PEMFC उसके बाद के डेवलपमेंट्स में गया, राइट। हाई पावर डेंसिटी, लो वेट एंड वॉल्यूम कंपेयर टू दी अदर फ्यूल सेल, ये बना। इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हमने फॉस्फोरिक एसिड यूज किया, इसमें हमने सॉलिड पॉलीमर यूज किया था, जैसे कि पॉलीपरफ्लोरोसल्फोनिक एसिड, जिसको हम नेफ्लॉन बोलते हैं। आपको ये भी पूछा सकता है कि PEMFC सेल नहीं बताइए, आप बताइए नेफ्लॉन फ्यूल सेल, इट इज नथिंग बट PEMFC, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। अच्छा, इसका ऑपरेशन टेम्परेचर रेंज है 150 से 250 फॉस्फोरिक एसिड का, जबकि इसका 90 डिग्री है। तो इसमें वार्म अप के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, जबकि इसका टाइम कम चाहिए। सो इट इज बेटर। दोनों में प्लेटिनम कोटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होते हैं, विच आर वेरी कॉस्टली, बट जनरली यहां पर प्लेटिनम कोटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी आता है,
बट ड्यू टू लो ऑपरेशन टेम्परेचर स्टार्ट टाइम आपका कम हो जाता है, तो आपका टाइम बच जाता है, तो अल्टीमेटली वो भी एक फायदा होता है, राइट। इसका जो आउटपुट है फॉस्फोरिक एसिड का वो 200 किलोवोल्ट्स है, इसका आउटपुट है 50 टू 250 किलोवोल्ट्स। और अभी भी जो पीएफसी की जो है वो 1 मेगावाट की चल रही है, टेस्टिंग सारी अभी भी चल रही है, अभी भी इतनी सफलता नहीं मिल रही है, बट स्टिल चल रही है। एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो इसकी एफिशिएंसी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की, तो सिर्फ 37 टू 42% है, राइट। और अगर हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो 85% है। लेकिन अगर पीएमएफसी की करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए 40 टू 60% आपकी एफिशिएंसी होती है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है आपको, राइट। एफिशिएंसी भी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो जाती है। यस, पीईएमएफसी फॉस्फोरिक एसिड में आप इम्प्योर हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जबकि यहाँ प्योर हाइड्रोजन ही आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप पॉलीमर यूज कर रहे हो, उसका हाइड्रोजिनेशन या कुछ हो गया प्रॉब्लम, मतलब सॉरी दिस इम्प्योरिटीज अगर है, उसका कुछ ऑक्सीडेशन हो गया या कुछ भी हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन जाता है वो उसकी टॉलरेंस लिमिट है 1.5%, which is good, but if gasoline is used, sulfur must be removed. सल्फर वाला गैसोलीन यूज नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जो होती है, इट इज पॉसिबल इफ H2 इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन फ्यूल। अगर आपने हाइड्रोजन ये दो सोर्सेस से बनाया है, अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन फ्यूल से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मे बी देयर। अच्छा, ये जो है एट लो टेम्परेचर इट इज पुअर आयोनिक कंडक्टर एंड CO बाइंड्स विद द प्लेटिनम कैटलिस्ट, और उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर देता है। जबकि अभी अंडर द टेस्ट है प्लेटिनम के साथ इसमें रूथेनियम का कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं कि जिससे बेटर रेजिस्टेंस मिले, राइट, फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। यस भाई, किसका ये माइक चालू है, बंद करो प्लीज। विराज 78 नंबर प्लीज। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो आपका लार्ज है, बड़ा है, हैवी है और एक्सपेंसिव भी है। जबकि ये जो है आपका पीईएमएफसी, बिकॉज पॉलीमर यूज कर रहे हैं तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो ये भी है, राइट। थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन ठीक है, ये बेटर है। हाइड्रोजन स्टोरेज इज अ मेजर प्रॉब्लम, ये दोनों में प्रॉब्लम है, राइट। ये दोनों में ही प्रॉब्लम है हाइड्रोजन स्टोरेज, क्योंकि हाइड्रोजन इज एन एक्सप्लोसिव गैस, तो उसको स्टोरेज करना मुश्किल हो जाता है। एप्लीकेशंस, स्मॉल व्हीकल्स, नर्सिंग होम्स, ऑफिसेज, होटल्स, स्कूल्स इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो एक बार इंस्टॉल करने के बाद घुमा नहीं सकते हो आप, राइट। जबकि ये पीईएमएफसी जो है वो ऑटोमोबाइल में सबसे बेस्ट है, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में, 3 और 4 व्हीलर व्हीकल्स में अच्छा है, छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, तो वो इजी होता है, ये आप कर सकते हो। लेकिन जैसे स्कूल्स हैं, होटल्स हैं, ऑफिस में, वहां पर कहीं एक जगह इंस्टॉल कर देना है, दैट्स ऑल, राइट। स्टिल देखो, फ्यूल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बहुत सारा काम हो रहा है, बट एक प्रॉब्लम इंडियन क्लाइमेट की वजह से आ रही है, दैट इज अ टेम्परेचर। हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो फॉरेन कंट्रीज में काफी यूज होता है, राइट, बट वहां पर टेम्परेचर 20-25 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता है, जबकि हमारा यहाँ 20-25 डिग्री खाली विंटर में ही थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, अदरवाइज 10 महीने तो अपना 40 से ऊपर ही होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल हाइड्रोजन गैस। अगर मैं कार में लगा दूं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगा दूं, तो मेरी बहुत अच्छी एवरेज आएगी, बहुत ही अच्छा एफिशिएंसी आएगा। लेकिन द थिंग इज कि जब वो समर आएगा, हमारा 47-48 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां चांसेस आर फेयर टू एक्सप्लोड दैट हाइड्रोजन सिलेंडर, राइट। हाइड्रोजन सिलेंडर का एक्सप्लोड करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सो इंडियन क्लाइमेट के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ योर लास्ट
इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम इंट्रोडक्शन। फ्यूल सेल का हमको एक प्रिंसिपल पता है कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम मिला के उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? अल्टीमेटली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट will definitely help you, and different electrolyte will give you different efficiency, right? बहुत सारे आपके सेल्स भी हैं, जैसे NaOH सेल है, मिथेनॉल सेल है, PEMFC है, PAFC है, ये सारे सेल्स जो हैं आपके बुक में दिए हैं, बट आउट ऑफ दोज 7 सेल्स you have to go for these two cells, PAFC and PEMFC, right?